अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। हुकूमत ने फिस्कल ईयर 2026-27 के बजट में फिक्स टैक्स आसान स्कीम मुतारिफ कराई है, जिसका मकसद बजाय छोटे ताजिरों को टैक्स नेट में लाना और सालाना 50 अरब रुपए हासिल करना बताया जा रहा है। लेकिन इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स के साथ कारोबारी इदारों और इंटरनेशनल मॉनेटरी इदारों की नज़र में ये स्कीम टैक्स रिफॉर्म के बजाय एक सियासी समझौता ज़्यादा दिखाई देती है। इस स्कीम के तहत 20 करोड़ रुपए तक सालाना फरोख्त करने वाले ताजिर वॉलंटियर बेसिस पर सिर्फ 1% टर्न ओवर टैक्स अदा करेंगे। उन्हें ऑडिट के साथ डिजिटल इनवॉइसिंग और पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के साथ मुख्तलिफ डॉक्यूमेंटेशन से एग्जेम्पशन हासिल होगा। अब यही वो नुकता है जिस पर सबसे ज़्यादा तनकीद की जा रही है, क्योंकि हुकूमत एक तरफ इकॉनमी को डॉक्यूमेंटेड बनाने की बात करती है, जबकि दूसरी तरफ बड़े सेक्टर्स को डॉक्यूमेंटेशन से एग्जेम्पशन दे रही है। पाकिस्तान में रिटेल सेक्टर का सालाना वॉल्यूम 10 से 15 खरब रुपए के दरमियान तस्वुर किया जाता है, मगर डायरेक्ट टैक्सेस में इसका हिस्सा बहुत कम है। इसके बरक्स कॉर्पोरेट सेक्टर, जो इकॉनमी का तकरीबन 6% है, ओवरऑल डायरेक्ट टैक्सेस का 60 से 70% तक अदा करता है। ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुताबिक सुपर टैक्स के साथ वर्कर्स वेलफेयर फंड और दीगर वाजिबात शामिल करने के बाद बड़ी कंपनीज पर इफेक्टिव टैक्स का बोझ 45 से 46% तक पहुंच जाता है, जबकि लोकल शेयर होल्डर्स के लिए यह परसेंटेज 64% तक जा सकती है। पिछले साल इंट्रोड्यूस कराई गई ताजिर दोस्त स्कीम भी नाकाम रही थी। तकरीबन 32 लाख ताजिरों को नेट में लाने का टारगेट था, लेकिन सिर्फ 64,000 के आसपास ही रजिस्टर हो सके और उनमें से सिर्फ चंद 100 ताजिरों ने बाकायदा टैक्स अदा किया। ताजिरों की मज़ाहमत के साथ एहतजाजी धमकियों और सियासी दबाव के बाइस हुकूमत को अक्सर शराइत वापस लेना पड़ी हैं। सियासी तौर पर ताजिर बरादरी खास तौर पर पंजाब में बहुत असर रसूख रखती है और शहरी वोट बैंक का एक बहुत अहम हिस्सा समझी जाती है। अब पंजाब के बड़े शहरों में भी यही वजह है कि माजी में जब ताजिरों पर कम अज़ कम टैक्स भी नाफिज करने की कोशिश की गई तो हुकूमती क़यादत ही की जानिब से मुखालफत सामने आई। अब नतीजा इसका निकलता है कि सख्त नफाज के बजाय नर्म और रज़ाकाराना स्कीम को तरजीह दी जाए। IMF मुसलसल पाकिस्तान पर टैक्स नेट वसी करने के साथ रिटेल और प्रॉपर्टी के साथ एग्रीकल्चर सेक्टर्स को इफेक्टिव अंदाज में टैक्स निज़ाम में लाने पर जोर देता रहा है। अब जो क्रिटिक्स हैं उसके मुताबिक मौजूदा स्कीम टैक्स नेट में इजाफे के बरक्स जा सकती है, क्योंकि ये ताजिरों को डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी में शामिल करने के बजाय मौजूदा अनकन्वेंशनल निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाती है। ओवरसीज़ इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 2 साल डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम के साथ डेटा इंटीग्रेशन और डिजिटल इनवॉइसिंग की तोसी की तजवीज़ दी थी, मगर हुकूमत ने निस्बतन आसान और सियासी तौर पर महफूज रास्ता इख्तियार किया है। एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि जब तक टैक्स का बोझ मुनसफाना तौर पर तकसीम नहीं होता, उस वक्त तक डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी के साथ इन्वेस्टमेंट और पायदार रेवेन्यू टारगेट्स भी हासिल करना मुश्किल रहेगा। अब क्या ये बजट इस जानिब होगा, इसमें क्या कुछ रिफॉर्म्स की झलक हमें नजर आएगी? इस पर हम बात करेंगे। काशिफ शफी साहब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ओवरसीज़ इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के, हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अभी जो टैक्स कलेक्शन का इस वक्त पाकिस्तान में निज़ाम है, हर साल हम टारगेट्स बढ़ते हुए देखते हैं, लेकिन नेट में नहीं इजाफा हो रहा। एग्जिस्टिंग पेयर्स पर परसेंटेज में इजाफा हो रहा है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर या कंपनीज़ हों। तो ये सिलसिला कैसे बढ़ेगा आगे? कोई वे आउट आपको इसका नज़र आ रहा है मुनासिब से? जी, अस्सलाम वालेकुम अरबाब साहब, बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस प्रोग्राम। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल पाकिस्तान का ब्रॉडनिंग द टैक्स और टैक्स टू GDP रेशियो जो है काफ़ी सालों से एक प्रॉब्लम का शिकार है, एंड वी हैव बीन स्ट्रगलिंग इन दिस। और हमारे मुकाबले में जो हमारे जो पीयर कंट्रीज़ हैं इन एशिया पैसिफिक, उनका रेशियो काफ़ी बेहतर है। इवन कुछ कंट्रीज़ लाइक इंडोनेशिया, मलेशिया 12 to 14% तक हैं, और थाईलैंड, वियतनाम वगैरह 19 से 20% तक जा रहे हैं। एवरेज जो है एशिया पैसिफिक का, वो टैक्स टू GDP रेशियो इज़ अराउंड 19 to 20%। सो दिस इज़ वेयर वी आर स्ट्रगलिंग। तो यही वजह है कि आपको हुकूमत चलाने के लिए और कंट्री को चलाने के लिए टैक्स तो चाहिए। सो अनलेस वी ब्रॉडन द बेस और हम अपने जो टैक्स की शेयर है उसको फ्रीली सारे सेक्टर्स में नहीं करेंगे, इट विल इम्पेयर आवर ग्रोथ। तो ये हमें इसका सोल्यूशन सोचना है, क्योंकि ये हमारा मुल्क है, हमें ही इसकी सोल्यूशन और इसकी ग्रोथ का ख्याल रखना है। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई वेज कि हम इसमें कैसे हमारे अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर्स हैं इतने सारे, उसको हम टैक्स नेट में लाएं। बिकॉज जब तक हम ये नहीं करेंगे, हम इसी एक साइकिल का शिकार रहेंगे। 2 साल सही चलेंगे, फिर 1 साल वापस आ जाएंगे। इसमें आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो ट्रेडर्स को जो है वो नेट में लाने की कोशिश कर रही है हुकूमत। आई थिंक वी हैव टू स्टार्ट समवेयर, किसी न किसी जगह से तो स्टार्ट करना पड़ेगा।
और उसको ग्रेजुअली आगे देखना पड़ेगा। एंड आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हमें फिक्स करना है, सबसे ज़्यादा जो हर्टिंग चीज़ ये होती है बिजनेस के लिए भी और सारे ट्रेडर्स एंड बिजनेसमैन के लिए भी, वो है प्रिडिक्टेबिलिटी। हुकूमत को आई थिंक इस वक्त ये करना चाहिए कि प्रिडिक्टेबिलिटी का माहौल देना चाहिए कि इस साल अगर फॉर एग्जांपल वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम ए, दे शुड टेल अस हम अगले साल कहाँ जाएंगे, उससे अगले साल कहाँ जाएंगे, उससे अगले साल कहाँ जाएंगे। जब तक कि ये प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं आएगी 3 से 4 और 5 सालों के लिए, और सारे जो हमारे स्टेक होल्डर्स ऑफ द इकोनॉमी जिनको ये श्योरिटी मिलेगी कि यहाँ पर एक प्रिडिक्टेबिलिटी की एनवायरनमेंट है, यही आई थिंक दिस इज द वे फॉरवर्ड। वी हैव टू शो आवर इंटेंट। और काजी साहब ये अगर हम इस साल अगर हम कुछ अचीव नहीं कर सकते या कम अचीव करेंगे, वी शुड बी गोइंग कि हम अगले साल और उससे अगले साल क्या करेंगे। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ये थोड़े से इनिशिएटिव अब लेना शुरू हुई और लेती है, तो इससे जो ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है, जो कि हमने लास्ट वीक एक सर्वे में थोड़ा लोअर साइड पर देखा, वो 22 से वो 13 पर आ गया, वो भी दोबारा रिकवर हो सकता है, वो दोबारा थोड़ा हायर साइड पर जा सकता है। ज़रा उसकी वजूहत पर भी अगर आप रोशनी डालना चाहें। यस देखिए, ओवरसीज इन्वेस्टर का जो ये बिजनेस कॉन्फिडेंस सर्वे है, ये हम 8 से 10 सालों से करवा रहे हैं, और पिछले 2.5 सालों से ये इट वाज ऑन द राइज, नेगेटिव से ये कंसिस्टेंटली पॉजिटिव में आया है। एंड दिस, और ये हम साल में 2 मरतबा करवाते हैं। इस साल जो हमने ये करवाया है, इसमें ये स्लाइड जो है वो डाउन टर्न आया है, फ्रॉम 22% से 11% पे आया है। और इसकी वजह प्राइमरीली ये है कि जो कि आपको पता है, समझ में भी आने वाली है, कि हमारे रीजन में वॉर चल रहा है, एंड पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो गल्फ से काफ़ी लिंक्ड है, हमारे रेमिटेंसेस भी लिंक्ड हैं, हमारी इंपोर्ट्स भी लिंक्ड हैं। तो उस माहौल में जहाँ पर ये सारी रिस्ट्रिक्शन है, राइजिंग कॉस्ट की भी चांसेस हैं, इन एक्सचेंज और इन्फ्लेशन पे भी प्रेशर के चांसेस हैं। सो यही वजह है कि जिसके तहत बिजनेसेस में वी हैव सीन दैट कि कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा एक कंसर्न है या एक कॉशियसनेस है विद रिस्पेक्ट टू द नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए। तो ये जो इसके पाकिस्तान के जो इंटरनल इश्यूज़ हैं, जिसमें राइजिंग कॉस्ट है, टैक्सेशन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बेहतर नहीं है, या जो पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन खासी वीक रहती है, ये भी इसके रीज़न्स हैं, या फिर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ही असल रीज़न है कि ओवरसीज़ इन्वेस्टर इस वक्त थोड़ा सा मोहतात हो गए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के एतबार से? देखिए, इन्फ्लेशन इज़ वन ऑफ द प्राइम रीजंस, राइजिंग कॉस्ट इज़ आल्सो वन ऑफ द प्राइम रीजन। लेकिन जो इस वक्त चेंज है फ्रॉम दी लास्ट सर्वे टू दिस सर्वे, एनवायरनमेंट का फ़र्क है। पेट्रोल की कॉस्ट का इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन एंड एक्सचेंज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हुआ है। एंड इसमें जो हमारे 6 मेजर जो रीजंस आ रहे हैं, इसके अंदर कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज़ जो है वो कंसिस्टेंटली पिछले 1 से 2 साल में रहा है ये इशू हमारा, और वो भी रहा है। आई वाज जस्ट टेलिंग कि लास्ट टाइम से जो डिफरेंस है वो एनवायरनमेंट का है। सही। तो अब ये जो गवर्नमेंट की इस वक्त फिस्कल स्पेस है, इस पूरी सिचुएशन ने थोड़ा सा उसको भी लिमिटेड किया है, तो अब इस बजट में आप लोगों की मैक्सिमम क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है? यानी गवर्नमेंट के पास कितना फिस्कल स्पेस है रिलीफ का, या इस टैक्सेशन के निज़ाम को अगर दुरुस्त कर लिया जाए तो इससे कितने फ़वाइद हो सकते हैं? जो 15 खरब हमें जमा करने हैं अभी FBR को, हम 13, साढ़े 13, 14 खरब नहीं कर पाते, तो ये 1000-1500 खरब एक्स्ट्रा अरब कहाँ से लेकर आएंगे? देखिए, इसको जो है, इसको इस एंगल से देखें कि अगर आपकी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है, और अगर आप टैक्स की जो है वो ग्रोथ रखते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है 2-2.5% से, और आप टैक्स की जो ग्रोथ है वो बजट करते हैं 10% से 12% से, तो ये एक्स्ट्रा के 7%, 6-7% ये कहाँ से आएगा? अगर ये आप वही एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स पे जाएंगे तो उन पे तो और बोझ पड़ जाएगा, और जिसकी वजह से मैं आपको बताऊं कि इस वक्त रीजन में जो है हमारा एवरेज 25% टैक्स है कॉर्पोरेट पे, और हम लोग 46% ले रहे हैं। यही इन्हीं वजह से ये बोझ कॉर्पोरेट और फॉर्मल सेक्टर्स पे बढ़ता गया है। सो ये जो हमारा गैप है फॉर 7%, वी हैव टू आइडेंटिफाई वेज जिससे कि ये फिल करेंगे, और एंड ब्रॉडनिंग इज़ दी मेन एरिया जहाँ से ये आना चाहिए। और ब्रॉडनिंग भी असल में ऐसे ही नहीं होगी, ब्रॉडनिंग के लिए हमें टैक्स को सिंपल करना पड़ेगा। अनलेस कि हम टैक्स को इतना सिंपल करें कि हमारे जो आम पाकिस्तान के जो बिजनेसमैन हैं उसको समझ सकें और उसको ऑटोमेशन उसमें ला सकें, तो ये सारी जिद्दत हमें लानी पड़ेगी इसमें, ताकि ये बेस ब्रॉडन हो सके।
ठीक है, अभी बेस ब्रॉडन करना बड़ा ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ शफ़ी साहब, डायरेक्टर OICCI हमारे साथ मौजूद थे। अब देखना यह है कि हुकूमत किस तरह अपने फिस्कल स्पेस को मैनेज करती है, किस तरह टैक्स डिवीज़न को थोड़ा सा बेहतर बनाती है, और जो सेक्टर्स अभी भी टैक्स नेट में मौजूद नहीं है उनको किस तरह बेहतर अंदाज से और आसानी के साथ इस टैक्स नेट में लाया जाता है, और थोड़ा सा बर्डन जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उन पर से कम किया जाता है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ा अहम मौजू है जिस पर बात करनी है। ईरान और इसराइल के दरमियान हमलों के खात्मे के ऐलान के बाद अब हमने देखा कि आलमी तेल मार्केट में कुछ वॉलेटिलिटी कम हुई है, लेकिन खतरात अब भी बहरहाल बरकरार हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल $94 से ऊपर फ़ी बैरल और अमरीकी WTI $92 से ऊपर इस वक्त ट्रेड हो रहा है। अब कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने के बाद ब्रेंट में 31%, जबकि WTI में अब तक मजमूई तौर पर 37% इजाफा हो चुका है। अप्रैल में ब्रेंट $126 फ़ी बैरल से भी ऊपर गया था। मार्केट के लिए सबसे बड़ा मसला आबनाए हुर्मुज़ का है, जहां से दुनिया की तकरीबन 20% यौमिया तेल और LNG सप्लाई गुजरती है। अब अगर ईरान, इसराइल या खित्ते में किसी नई फौजी कार्रवाई के बाइस इस रास्ते में रुकावट पैदा होती है तो ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स इससे शदीद दबाव का शिकार हो जाती हैं। बाज़ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि मुकम्मल रुकावट की सूरत में तेल $150 से $180 फ़ी बैरल तक भी जा सकता है। इसी दौरान सऊदी अरब ने एशियाई ख़रीदारों के लिए जुलाई में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल दूसरे माह भी कमी की है। अब बज़ाहिर ये फैसला ख़रीदारों को रिलीफ देता है, लेकिन मार्केट इसे कमज़ोर डिमांड के तौर पर देख रही है। चाइना के साथ जापान और जनूबी कोरिया समेत बड़े एशियाई इंपोर्टर्स महंगे तेल के साथ वीक इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और रशिया की जानिब से कम तेल की दस्तियाबी की वजह से ख़रीदारी में इख्तियार कर रहे हैं। OPEC प्लस ने मुसलसल चौथी बार प्रोडक्शन के टारगेट में इजाफा किया है, मगर इसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट बहुत कम नज़र आता है। कई रुकन ममालिक पहले ही अपने प्रोडक्शन टारगेट पूरे नहीं कर पा रहे हैं। रशिया यूक्रेनी ड्रोन हमलों से मुतासिर है, जबकि मशरिक़ वस्ता में जोग्राफियाई ख़तरात सप्लाई को महदूद कर रहे हैं। अब इसीलिए इजाफी प्रोडक्शन के ऐलान के बावजूद मार्केट में सप्लाई के हवाले से खदशात अब भी बरकरार हैं। अमरीकी शेल ऑयल इंडस्ट्री भी आलमी कीमतों में उतार चढ़ाव के लिए एक अहम एलिमेंट बन चुकी है। मौजूदा कीमतें अमरीकी शेल कंपनी के ब्रेक इवन लेवल से तकरीबन $25 से $30 ऊपर हैं, जिससे प्रोडक्शन बढ़ाने की हौसला अफजाई मिल रही है। लेकिन अगर मुस्तकबिल में ये कीमतें $60 फ़ी बैरल से नीचे आती हैं तो अमरीकी प्रोडक्शन में नुमायां कमी आ सकती है, जिससे दोबारा आलमी सप्लाई में दबाव आ सकता है। अब पाकिस्तान जैसे ऑयल इम्पोर्ट ड्रिवन ममालिक के लिए सूरत हाल ख़ास तौर पर बहुत अहम है। मुल्क अपनी एनर्जी ज़रूरियात का बड़ा हिस्सा इम्पोर्टेड तेल से पूरी करता है। अगर ब्रेंट $100 से ऊपर बरकरार रहता है तो इम्पोर्ट बिल में अरबों डॉलर्स का इजाफा हो सकता है। इससे करंट अकाउंट डेफिसिट के साथ रुपए पर भी दबाव आ सकता है। फिर बिजली के साथ फ्यूल की कीमतों में इजाफा और महंगाई की एक नई लहर भी जन्म ले सकती है। लेकिन अगर सऊदी अरब एशियाई मार्केट में मजीद रियायतें देता है और आलमी तलब कमज़ोर रहती है तो पाकिस्तान को इम्पोर्ट कॉस्ट में कुछ रिलीफ मिल सकता है। लेकिन मौजूदा हालात में जोग्राफियाई सियासत के साथ स्टेट ऑफ हुर्मुज़ की सूरत हाल और OPEC प्लस की पॉलिसी के साथ अमरीकी शेल प्रोडक्शन ही आलमी तेल की कीमतों की सिमत का तयन करेंगे। अब देखना यह कि आने वाले दिनों में अगर ऊपर जाती हैं तो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए मजीद चैलेंजेस सामने आएंगे बजट के बाद भी, और अगर ये स्टेबल रहती हैं या बेहतर हालात की सूरत में नीचे आती हैं तो यकीनन पाकिस्तान के पास थोड़ा फिस्कल स्पेस ज़रूर क्रिएट होगा अपनी आवाम को रिलीफ देने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो पाकिस्तान में कुछ नई डिस्कवरीज हुई हैं, ऑयल की कितनी हुई है, गैस उसमें से कितनी निकली है, इस पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में एनर्जी सेक्टर के लिए फिस्कल ईयर 2025-26 बहुत ही अहम साबित हुआ है, जहां ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट लिमिटेड ने सिर्फ 10 माह में 11 नए कुओं को प्रोडक्शन में शामिल करके मुल्की तेल और गैस की फराहमी में एक नुमाया इजाफा किया है। अब इन नए कुओं से यौमिया 9,734 बैरल तेल और 74.25 मिलियन क्यूबिक फीट गैस हासिल हो रही है, जो गुज़िश्ता 4 बरसों में किसी एक साल की सबसे बड़ी प्रोडक्शन कही जा सकती है। स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक ये नए कुएं सिंध के साथ खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के साथ बलूचिस्तान में वाक़ हैं। नई OGDCL प्रोडक्शन की मौजूदा तेल सेटअप का ये तकरीबन 27% और गैस प्रोडक्शन का ये तकरीबन 10% है जो ये नई प्रोडक्शन है। अब इससे लोकल एनर्जी के रिजर्व से ज़्यादा फ़ायदा उठाने और इम्पोर्टेड फ्यूल्स पर इन्हिसार को कम करने में मदद मिलेगी। अब इजाफी तेल की प्रोडक्शन सालाना तकरीबन 35.5 लाख बैरल बनती है, लेकिन पाकिस्तान के ओवरऑल इम्पोर्टेड तेल बिल के मुकाबले में इसका हिस्सा बहुत ही कम है। एस्टीमेट्स के मुताबिक इससे सालाना 100 से 150 मिलियन डॉलर तक इंपोर्ट एक्सपेंसेस में कमी आएगी। गैस की इजाफी प्रोडक्शन भी LNG इंपोर्ट्स में 2 से 3% कमी ला सकती है। लेकिन एनर्जी के सेक्टर का एक बड़ा मसला पॉलिसी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। एक तरफ नए ज़खायर दरियाफ्त हो रहे हैं तो दूसरी तरफ LNG मुआहदों और पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट की वजह से तकरीबन 329 MMCFD मकामी गैस की प्रोडक्शन को महदूद किया जा रहा है ताकि इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को कैरी किया जा सके। अब इस सूरत हाल ने लोकल
नेशनल गैस कंपनीज को अरबों रुपए के माली नुकसान पहुंचाएं। एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि अगर मकामी गैस की प्रोडक्शन को प्रायोरिटी दी जाए तो पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट पर काबू पाया जाए और LNG की इंपोर्ट्स और मकामी प्रोडक्शन के दरमियान बेहतर बैलेंस कायम किया जाए तो पाकिस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी में नुमाया बेहतरी आ सकती है। OGDCL की नई प्रोडक्शन इस सिमत में एक मुस्बत पेशरफ ज़रूर है, लेकिन अच्छे नताइज के लिए कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी रिफॉर्म्स भी ज़रूरी हैं। अब ये प्रोडक्शन आने वाले दिनों में क्या अपने आप को एक्सपेंड कर इस प्रोडक्शन में कितना इजाफा हो सकता है, और जो दीगर कंपनीज़ हैं उनकी भी अगर हम ये नई डिस्कवरीज़ को मिलाएं तो पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल कितना कम हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे। अब्दुल हन्नान साहब से, ग्लोबल माइनिंग एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। हन्नान साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। हम देख रहे हैं कि डिस्कवरीज तो हर साल बहुत सारी होती हैं, इस साल भी ये सिर्फ OGDCL ने कोई 10-11 के करीब नई और अच्छी डिस्कवरीज की हैं, लेकिन ये अभी भी नाकाफ़ी है हमारी ओवरऑल डिमांड का 25 या 30% भी कवर करने के लिए। तो ये ऐसी फ्रूटफुल डिस्कवरीज कैसे हो सकती हैं? बहुत शुक्रिया अरबाब प्रोग्राम में इनवाइट करने का। आप देखें, अगर हम पिछले 5 साल का एक क्रीमिंग कर्व एनालिसिस करें तो हमें ये पता चलता है कि जो हमारा फिस्कल ईयर 2022-23 है और उसको कंपेयर किया जाए 2025-26 से, तो हमें बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज मिली और इन टोटल 4 से 5 सालों में तकरीबन 35 वेल्स हैं जो कि ड्रिल हुए हैं, और इन वेल से जो ओवरऑल हमारे ऑयल के पर डे बैरल जो इंक्रीज हुए हैं वो तकरीबन 15,000 से 16,000 बैरल पर डे, और इसी तरह हमारी जो गैस की एडिशन हुई है वो तकरीबन 178 से 180 मिलियन क्यूबिक फीट ऑफ गैस पर डे है। ये जो एडिशन है डेफिनेटली, क्योंकि ऑयल की हमारी जो डेली डिमांड है वो तकरीबन 4 लाख बैरल पर डे है, और हम उसका सिर्फ टोटल 19 to 20% पाकिस्तान में अभी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, और इस तरह गैस डेफिसिट भी है। देखें, वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो एक खुश आइन बात है, पिछले 1 साल में जितनी भी हमारी स्टेट और एंटरप्राइज कंपनीज हैं इन्होंने बहुत इंटीग्रेटेड डिस्कवरीज की हैं, और हमें इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। इतने रिसोर्सेज होने के बावजूद भी बहुत अच्छी ये स्ट्रीमलाइन है। और देखिए, मैं अक्सर प्रोग्राम में कहता हूँ कि जो नीड ऑफ टाइम है कि हमें उसी टेक्नोलॉजी को, उन्हीं रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए ऐसी प्रोडक्शन करना है। वेरी रिसेंटली OGDC ने एक बहुत पुरानी फील्ड थी, बॉबी फील्ड, जो कि डिस्ट्रिक्ट सांगड़ के अंदर है, और ये उस वक्त भी ड्रिल हुई थी 91-2 में। इसी फील्ड को न्यू टेक्नोलॉजी के साथ डीपर ड्रिल किया और तकरीबन 2000 बैरल ऑयल पर डे और इस तरह गैस की एडिशन है, और 1 साल के अंदर OGDC ने तकरीबन 10 डेवलपमेंट वेल, और बल्कि 10 से ज़्यादा है, जो कि इस पोर्टफोलियो में शामिल किए हैं। इसी तरह हमारी जो अदर स्टेट और एंटरप्राइजेस कंपनी, जिसमें माड़ी एनर्जी है, UEP है, दीवान पेट्रोलियम है, MOL है, PPL है, इन्होंने भी बहुत से वेल्स में एडिशन की है। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि ये जो आने वाला टाइम है इसमें एकदम तो डिमांड पूरी नहीं होगी, क्योंकि हमें भी बहुत अरसा LNG पे रिलाई करना है, जो अभी ग्लोबल कंडीशन हुई है, और हमारा जो ऑफशोर का सेगमेंट ओपन हुआ है, गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और स्टेट ऑफ एंटरप्राइजेस, जो 23 ब्लॉक ऑक्शन हुए हैं, इस पे लगे हुए हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, और आपको मैं बताता चलूँ, इसमें OGDC, माड़ी एनर्जीज, PPL, POL, UEP, दीवान पेट्रोलियम और बहुत सी सब्सिडरीज कंपनी, MOL, ये इंटीग्रेटेडली जितने भी पाकिस्तान के फ्रंटियर बेसन है उस पे काम कर रहे हैं। और इसी तरह OGDC का आपके प्रोग्राम के तबस्से से बताते चलूँ कि कोहाट में जो नशपा फील्ड है वहाँ पे जो पर डे प्रोडक्शन है वो तकरीबन भी 15,000 बैरल पर डे है, और इसको नेक्स्ट ईयर में ये 25,000 बैरल पर डे पे ले जाएंगे। सो टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए जो इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज होते हैं कंपनीज के पास, उसके अकॉर्डिंगली कंपनीज डेलिबरेटली इन चीज़ों में एडिशन दे रही है। और हमारे पास अगर हम पिछले सालों से इस साल के स्टैट्स को देखें तो ओवरऑल हमारी ईयर टू ईयर जो यील्ड है, गैस 4% इंक्रीज हुई है, हमारे जो टोटल रिजर्व है, और हमारे जो ऑयल के रिजर्व है वो 6% इंक्रीज हुए हैं, जो कि एक टेंटेटिवली रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली 17 ईयर्स के स्ट्रेटेजिक रिजर्व अभी पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। और हन्नान साहब, ये भी यही अगला सवाल मेरा था कि जो इस वक्त अनटैप्ड रिजर्व्स हैं वो इस वक्त कहाँ और कितने मौजूद हैं, और उनमें कोई ऐसा ब्रेक थ्रू के जो कोई बहुत बड़ी डिस्कवरी सामने आए, चूँकि ये कई छोटी छोटी डिस्कवरीज मिला के हम अच्छा खासा एक क्वांटिटी तो हम बनाने में कामयाब रहे हैं, ऑयल की भी और गैस की भी, लेकिन कोई मेजर ऐसी डिस्कवरी जो गेम चेंजिंग हो, जो कि एक बड़ा रोल प्ले कर सके हमारे इंपोर्ट बिल को कम करने में, ये एक्सपेक्टेशन अभी है? कंपनीज काम कर रही हैं इस ट्रैक पर? बिल्कुल, इसमें आपको मैं 2 एग्जांपल अरबाब कोट करूंगा। एक पाकिस्तान का जो हमारा थर का बॉर्डर है इंडिया के साथ, उसमें दीवान पेट्रोलियम एक जिसको हम पंजाब प्लेटफॉर्म कहते हैं, एक रिस्क ले रही है और वहाँ पे ड्रिलिंग कर रही है। और ये अगर हम वहाँ पे ड्रिलिंग कर लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा कैपेक्स इन्वॉल्व है, लेकिन वो अपने इन हाउस
कैपेबिलिटीज को यूज करते हुए दे आर गोइंग टू ड्रिल ओवर देयर, और ये अगर ड्रिल होते तो ये फर्स्ट डिस्कवरी होगी इस रीजन में। दूसरा एग्जांपल कोहार्ट की है। कोहार्ट एक हमारा प्रूवन बेसन है, मेच्योर बेसन है, और कोहार्ट में पिछले काफी सालों से डिस्कवरीज और प्रोडक्शन चल रही है। लेकिन उन्हीं वेल्स को, पुराने वेल्स को यूटिलाइज करते हुए न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, जिसकी एग्जांपल बरगजई जो एमओएल का वेल है, और ओजीडीसी का नशपा फील्ड जो कि अभी कैपेसिटी रखती है 15,000 बैरल पर डे, और जिसको इंक्रीज कर लिया जाएगा अगले 1-2 सालों में 27,000 25,000 बैरल पर डे। पाकिस्तान को जो रियलिस्टिकली गेम चेंजर ऑप्शन है वो है पाकिस्तान का ऑफशोर, और उसमें 23 ब्लॉक ऑप्शन हुए, और अगले 5 सालों में हम डेफिनेटली, ये 1-2 साल की बात तो नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तान के पास एक स्ट्रेटेजिकली गेम चेंजर रिजर्व है वो ऑफशोर है। इसलिए जितनी भी हमारी स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज हैं विद मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, विद फॉरेन कंपनीज की म्यूचुअल कोलिब्रेशन के साथ, जो मकरान ऑफशोर है, इंडस ऑफशोर है, यहाँ पे अगर हमें कोई ब्रेक थ्रू मिल जाता है अगले 5 सालों में, क्योंकि भी तो 3 से 4 साल उसमें एक इन्वेस्टमेंट है, इनिशियली $83 मिलियन, देन उसके बाद $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने फेज 2 में रखी है। अगर कोई हमें ऐसी सिम्टम मिलती है तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजिंग एनवायरनमेंट होगा। तीसरी एग्जांपल, सिंध के अंदर बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं जो कि रीएक्टिवेट होती है विद न्यू टेक्नोलॉजी। अभी तो आपको बताऊं ये सारी कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी है। जो एक इसके पैरेलल सेक्टर पड़ा हुआ है वो है अनकन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन, जिसके लिए डेफिनेटली टेक्नोलॉजी बहुत रिक्वायर्ड है, उसके कैपेक्स भी रिक्वायर्ड है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और हमारी स्टेट और एंटरप्राइजेस रशिया के साथ, चाइना के साथ, टर्किश के साथ, यूएस कंपनीज के साथ कोलिबरेटिवली काम कर रही है। और इस वक्त पाकिस्तान की एक होल जो बिजनेस स्टडीज है, जो कि ओजीडीसी, माड़ी एनर्जीज, पीपीएल, जीएचपीएल के ताउन से पाकिस्तान के तमाम बिजनेस को रीएवेल्यूएट किया जा रहा है, जो कि मेरा ख्याल से एक नीड ऑफ टाइम है कि अगर इस स्पीड में चीजें चलती रही तो आने वाले टाइम में हमें एक अच्छा ब्रेक थ्रू मिल सकता है। इसमें 3 की चैलेंजेस है जो मुझे समझ आते हैं कि डेफिनेटली हमारा जो सर्कुलर डेप्थ वो बहुत ज्यादा है, और हमारी कुछ फील्ड डिप्लीट हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ नई फील्ड भी ओपन हो रही है। तो हमें इमीडिएटली एक ऐसा ब्रेक थ्रू चाहिए जो कि आने वाले वक्त में इस कमी को पूरा कर सके। बहुत इजी होता है अरबाब कहना कि हाइड्रोकार्बन निकल है। आपको बताता चलूं, बीइंग एन जियोलॉजिस्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड हाइड्रोकार्बन इवन इन 2026, क्योंकि नीचे हजारों फीट डेप्थ में जाके लाखों स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर एग्जैक्ट हाइड्रोकार्बन को ढूंढना, फिर उसको प्रोड्यूस करना, उसके रिस्क एंड फैक्टर, इसमें तमाम इंटीग्रेटेड जियो साइंसेज की फील्ड इन्वॉल्व है। और आई थिंक पाकिस्तान में जितनी भी कंपनीज हैं इनके पास ये कैपेबिलिटीज है। वी जस्ट नीड इन्वेस्टमेंट। सिक्योरिटी के कुछ कंसर्न है, और उसके बाद हमारे कुछ स्ट्रेटेजिक कंसर्न है, और ये आने वाले टाइम में अब मेरा ख्याल है कि इस वक्त जितनी भी कंपनीज हैं वो डेडिकेटेडली ऑन बोर्ड है, और आने वाले टाइम में हमें कुछ ना कुछ खुशखबरी और मिलेंगी। ठीक है। और ब्रीफली अब हनान साहब, अगर आप ये बताएं कि अभी इन्वेस्टमेंट भी इसी कॉन्टेक्स्ट में आ रही है, ये जो नई टेक्नोलॉजी का आपने जिक्र किया, इसके साथ साथ नया फाइनेंस भी इस वक्त आ रहा है, खासतौर पर फॉरेन एक्सचेंज इसमें आ रहा है, कुछ कंपनीज की इसमें दिलचस्पी है? बिल्कुल। अभी देखें, अभी लास्ट वीक भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साथ जो चाइनीज डेलीगेशन की मीटिंग थी, और 2 वीक्स पहले पाकिस्तान का जो विजिट था चाइना का, उसमें बहुत से एमओयूज हुए। ये एमओयूज माइनिंग से रिलेटेड भी हैं, ऑयल एंड गैस सेक्टर से रिलेटेड भी हैं। और अगर आपको मैं पिछले 1 साल की प्रोग्रेस बताऊं, हिस्ट्री में कभी इतने स्ट्रेटेजिक एमओयूज नहीं हुए थे, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, जापान, टर्की, सऊदी अरेबिया, फ्रांस। तो ये जो 1 साल में डेडिकेटेड मिनरल सेक्टर में, जियो साइंसेज में, इकोनॉमिक सेक्टर में, आईटी सेक्टर में जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, देखें एकदम इन्वेस्टमेंट नहीं आती। राइट पॉलिसी हो, आपके पास होमवर्क हो, होमवर्क के साथ आपने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है जिसमें डेफिनेटली जो फॉरेन कंपनी है उसको अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करना है, जिसमें डेफिनेटली जो हमारी लोकल कंपनीज हैं, स्टेट बैंक है, SIFC है, वो इन चीज़ों को फैसिलिटेट कर रही है। सो इट विल टेक टाइम। ये 3 से 5 साल इनिशियल वर्किंग पे लगते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में अगर यही रिदम रहता है, और जो हमारा ऑफ शोर है, वी आर वेरी लुकिंग फॉरवर्ड कि उसमें हमें कोई ब्रेक थ्रू मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल हन्नान साहब, ग्लोबल माइनिंग एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद। होपफुल हैं कि आने वाले दिनों में ऐसी मजीद डिस्कवरीज होंगी, और जाहिर है जब ये डिस्कवरीज होंगी तो पाकिस्तान पर जो इंपोर्ट बिल इस वक्त ऑयल की इंपोर्ट की सूरत में बढ़ता हुआ है, उसमें भी कुछ ना कुछ कमी ज़रूर वाक़ई होगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे।
एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिसेंट इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स की शानदार कारकर्दगी ने इन्वेस्टर्स के एतमाद में नुमाया इजाफा किया है। गुज़िश्ता चंद बरसों में लिस्ट होने वाली 13 नई कंपनीज ने औसतन 47% मुनाफा दिया है, जो न सिर्फ मकामी इन्वेस्टर्स बल्कि कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए भी एक बहुत ही मुस्बत इशारा है। ये ट्रेंड इस बात की निशानदेही करता है कि पाकिस्तान की इक्विटी मार्केट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ कम होती महंगाई और बेहतर फाइनेंशियल डिसिप्लिन और इन्वेस्टर्स की बढ़ती दिलचस्पी से फ़ायदा उठा रही है। अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनीज ने सबसे ज़्यादा मुतासिर कुन कारकर्दगी दिखाई है। ज़ारिया लिमिटेड तकरीबन 180% मुनाफे के साथ इसमें सरफहरिस्त है, जबकि नेट्स इंटरनेशनल कम्युनिकेशन और पाकरा ने भी ट्रिपल फिगर्स में प्रॉफिट लिया है। इससे जाहिर होता है कि इन्वेस्टर्स कन्वेंशनल सेक्टर के बजाय तेज़ी से तरक्की करने वाले सेक्टर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की कारकर्दगी निस्बतन कमज़ोर रही है। 3 अहम REITs में सिर्फ एक कंपनी मुनाफा देने में कामयाब रही, जबकि 2 अब भी अपनी इनिशियल कीमत से नीचे ट्रेड कर रही हैं। इसकी बुनियादी वजह गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान हाई इंटरेस्ट रेट रही है, जिसने प्रॉपर्टी और रेंटल इन्वेस्टमेंट की अट्रैक्शन को कम किया है। हाई इंटरेस्ट रेट के माहौल में इन्वेस्टर्स आमतौर पर हुकूमती बॉन्ड्स और फिक्स्ड इनकम वाले इंस्ट्रूमेंट्स को प्रेफर करते हैं, क्योंकि इनमें कम रिस्क के साथ बेहतर प्रॉफिट मिलता है, जिसकी वजह से REITs को ज़्यादा रेंटल प्रॉफिट देना पड़ता है और उनकी प्रॉपर्टीज़ की मार्केट वैल्यू पर दबाव आता है। यही वजह है कि टेक्नोलॉजी के साथ फाइनेंशियल सर्विसेज और एग्रीकल्चर सेक्टर्स की कंपनीज ने REITs के मुकाबले में कहीं ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी दिखाई है। लेकिन आइंदा का मंजरनामा REITs के लिए निस्बतन बेहतर दिखाई देता है। अगर पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट में कमी का सिलसिला जारी रहता है तो प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू में इजाफा कीमतों को सहारा दे सकता है। आलमी तजुर्बात से भी मालूम होता है कि इंटरेस्ट रेट में कमी के बाद REITs आमतौर पर स्टॉक मार्केट के दूसरे सेक्टर्स के मुकाबले में बेहतर कारकर्दगी दिखाते हैं। अब 2023 में जब सियासी और इकनॉमिक अनसर्टेनिटी की सूरत हाल उरूज पर थी तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ एक IPO आया था, लेकिन 2024 और 25 में सूरत हाल खासी बेहतर रही और मार्केट में नई लिस्टिंग्स की तादाद बढ़ी और इन्वेस्टमेंट का वॉल्यूम भी बढ़ा। साथ ही 100 इंडेक्स ने भी हिस्टोरिक हाइज बनाए हैं। अब मौजूदा IPOs की कामयाबियां इस बात की तरफ इशारा है कि पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स एक बार फिर इक्विटी मार्केट को वेल्थ जनरेशन और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के इफेक्टिव जरिए के तौर पर देख रहे हैं। अब हम आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसी तरह से इन कंपनीज़ की किस पर हम बात करेंगे। OS अशरफ साहब डायरेक्टर रिसर्च हैं AKD सिक्योरिटीज़ के, हमारे साथ मौजूद हैं। तो वैसे अब ये हमने देखा कि जैसे जैसे साल गुजर रहे हैं हर साल हम नई लिस्टिंग्स बहुत बड़ी तादाद में देख रहे हैं और उसके ज़रिए वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस आहिस्ता आहिस्ता हमें बहाल होता दिखाई दे रहा है अगर हम 2-3 साल पहले से कंपेयर करें तो। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम 2021 के बाद अपने डाटा को एनालाइज करें तो शायद ये पहला साल है जिसमें हमने हाईएस्ट अमाउंट रेज़ की है IPO के थ्रू, जो कि 16.5 अरब की बनती है। इससे पहले 2021 में हमने 19.2 अरब उठाए थे, लेकिन अगर लिस्टिंग के एतबार से देखें तो 2014 में तकरीबन 8 कंपनीज लिस्ट हुई थी, जो कि अब 2026 के अंदर दोबारा जाके हमने वो नंबर टच किया। तो अगर अमाउंट वाइज देखें तो ये बहुत कम है। 2014-15 में जो IPOs थे वो 8 और 6 IPOs थे, लेकिन उनमें जो अमाउंट रेज़ हुई थी वो तकरीबन 120 अरब के करीब थी हर एक साल करके। मतलब 2014 की बात करें तो 118 अरब रेज़ हुए थे, 2015 की बात करें तो 110 अरब कंपनीज़ ने 6 IPO के थ्रू रेज़ किए थे। तो अमाउंट तो भी बहुत कम है, जो कि 16.5 है। अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखें या डॉलर टर्म्स में भी बात करें या रुपी टर्म्स में भी बात करें या वॉल्यूम्स में भी बात करें, क्योंकि वॉल्यूम्स भी हमारे रिकॉर्ड हाई पे हैं, वैल्यू भी रिकॉर्ड हाई पे है। तो इन सब चीज़ों को भी अगर हम देखें तो जो भी IPO के थ्रू अमाउंट रेज़ हुई है, लेकिन अच्छी बात यह है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने जो लिस्टिंग कंपनी है उससे बढ़ के उनको उसमें सब्सक्रिप्शन भी की है पब्लिक में, जो कि एक PSX की अच्छी मार्केटिंग या जो भी IPO लेकर आ रहे हैं उनकी अच्छी मार्केटिंग की निशानदेही करता है। इस बात को इन्वेस्टर ट्रस्ट भी है कि हर IPO जो है वो ओवर सब्सक्राइब्ड हो रहा है और आसानी हो रही है कंपनीज़ को नया पैसा और ग्रोथ की तरफ जाने के लिए। तो वैसा अब ये इसमें नए इन्वेस्टर हमें ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं, जो मार्केट के की प्लेयर्स हैं पहले ही और इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा तजुर्बा रखते हैं, वो इस वक्त ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? देखिए, जो ज़्यादातर सब्सक्रिप्शन होती है वो तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स की तरफ से ही होती है। रिटेल में आपके पास थोड़े बहुत आ जाते हैं, या कोई ऐसा सेक्टर हो जिसका पहले IPO ना आया हो या उस कंपनीज़ के लोग हों, तो वो इस तरह से उसका पार्ट बन जाते हैं। तो
ये एक इससे इन्वेस्टर बेस तो बढ़ता है। जैसे कि अगर हम अकाउंट्स की बात करें तो पिछले 2 साल के अंदर तकरीबन 2 लाख अकाउंट खुले हैं, जो कि अभी 5.5 लाख हो गए। तो अगर हम वैसे भी ओवरऑल की बात करें तो 40% जो अकाउंट हैं EHX के अंदर वो सिर्फ 2 साल के अंदर खुले हैं। तो रिटेल सब्सक्रिप्शन तो बढ़ रही है और इन्वेस्टर का इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। तो यही वजह है कि हमें रिकॉर्ड वॉल्यूम्स भी नज़र आ रहे हैं, रिकॉर्ड अकाउंट ओपनिंग भी नज़र आ रही है, और वही रिफ्लेक्शन है कि जो IPO के अंदर हमें विटनेस हो रही है। अच्छा, ये IPO साइड पर हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छी इक्विटी जनरेट हो रही है, बड़ा अच्छा अमाउंट इस वक्त गैदर हो रहा है, लेकिन मार्केट के इंडेक्स को हम देखें, कल भी वहाँ हमने थोड़ा सा एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखा, आज भी वो कंटिन्यूटी रही, जबकि जब स्टार्ट हुआ था मार्केट का एक अपवर्ड ट्रेंड था उस वक्त। तो ये अभी भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो कि अब किसी हद तक एक उसमें ठहराव आ गया, ना वो रिजॉल्व हो रहा है इशू, ना वो किसी मंतकी अंजाम तक पहुँच रहा है, तो अब इसको एक रूटीन के तौर पर मार्केट देख रही है, या ये बजट से पहले की थोड़ी सी ज़रा एक अनसर्टेनिटी है? देखिए, अभी भी जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो तो US और ईरान का जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का मसला है और जो उनके कॉन्फ्लिक्ट का मसला है, मेन तो भी डिसाइडिंग फैक्टर वही है मार्केट की डायरेक्शन में और मूवमेंट में। टैक्सेशन में कुछ इतना ख़ास गवर्नमेंट के पास रूम है नहीं, कुछ सेक्टर्स पे इतना फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो वो इन्वेस्टर्स उनको इसलिए उसके लिए इतने कंसर्न नहीं है, क्योंकि जितनी हैवी टैक्सेशन पिछले 2 साल में 3 साल में हो चुकी है, तो अब टैक्सेशन की बजाय थोड़ी 1-2 रिलैक्सेशंस आएंगी, कुछ एडजस्टमेंट्स आएंगी। जैसे किसी कंपनीज़ के ऊपर अगर कस्टम ड्यूटीज़ रिड्यूस हो रही हैं तो उस पर FED लग जाएगी, जनरल सेल टैक्स बढ़ जाएगा। तो इस तरह के मेजर्स होंगे, तो वो कोई आपके कॉन्ट्रैक्शनरी मेजर्स नहीं होंगे जिसका प्रेशर ले PSX। तो जो अभी गवर्नमेंट थोड़ा बहुत रिलीफ ही की तरफ जाएगी, तो वो इन्वेस्टर एंटिसिपेट भी कर रहे हैं, और उसका इतना कॉन्ट्रैक्शन का कोई उनको कंसर्न नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शनरी मेजर अनाउंस किए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से। और फिर वैसा भी ये, अगर मार्केट का कंटिन्यूसली कोई डाउनवर्ड ट्रेंड हो तो वो फिर IPOs को या उसकी इन्वेस्टमेंट को भी डिस्टर्ब करता है, क्योंकि 3-4 महीनों से तो हम ये देख ही रहे हैं कि कंटिन्यूटी के साथ मार्केट थोड़ी सी डाउन चल रही है। वो 190 टच करने के बाद हमने 140s में भी इसको जाते देखा है। ये सिचुएशन थोड़ा सा असरअंदाज होती है IPO की इन्वेस्टमेंट पर? देखिए, पिछले जितने भी IPOs हुए हैं वो सारे इसी सिचुएशन में हुए हैं। आपके 190 के इंडेक्स को टच किया, उसके बाद इंडेक्स 144 तक चला गया और फिर उसमें रिकवरी देखने को आई। लेकिन जितने भी IPOs आपके रिसेंटली हुए हैं वो इसी अनसर्टन एनवायरनमेंट के थ्रू हैं। तो ये खुशाइन बात है कि साल में जो आपके 8 IPOs हुए हैं अभी तक, तो उसमें आपने एक अच्छी ओवर सब्सक्रिप्शन के लिहाज से भी एक अच्छी अमाउंट आपने बिड्स भी अच्छी रिसीव की, जो कि तकरीबन 16 अरब की बनती हैं, और फिर आपने जो अमाउंट रेज की वो भी 16.5 अरब की थी। तो उस लिहाज से देखें तो इन्वेस्टर इस चीज़ पे तो को प्राइसिंग तो कर रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड जाके लॉन्ग टर्म के अंदर इंटरेस्ट रेट भी स्टेबल होंगे और आपके ऑयल प्राइसेस भी स्टेबल होंगे। जो हमने पिछले 3-4 साल में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव की है एक्सचेंज रेट के फ्रंट के ऊपर, एक्सटर्नल अकाउंट के फ्रंट के ऊपर, क्योंकि हमारा करंट अकाउंट भी कंट्रोल के अंदर है और हमारा जो रिजर्व्स हैं वो भी तकरीबन अब 22-23 अरब डॉलर के करीब पहुंच गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं मेरा ख्याल कि जो इन्वेस्टर को कंफर्ट दे रहा है कि वो स्टिल इन्वेस्टेड है। और दूसरा जो कि अगर जब तक डॉलर नहीं निकल रहा तो आपकी दूसरी चीज़ में इतना इन्वेस्टर को चार्म नहीं बनता, तो एक आपके पास एक्विटीज़ ही बनती है जिसमें जो कि लुक्रेटिव रह जाती है। और आप हिस्टोरिकल से देखें तो हमारा जो मार्केट का पी है वो भी 7 के करीब चल रहा है। तो ये भी नहीं है कि मार्केट 12-13 के पी पे चल रही है या 18-19 के पी पे चल रही है। तो 7 के पी पे मार्केट आपकी चल रही है, जो कि रीजनल में भी चीपेस्ट है, और हिस्टोरिकल आपके जो नंबर्स हैं उसमें भी ये चीपेस्ट नंबर है। तो उस लिहाज से तो मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा रूम है, और इन्वेस्टर मेरा ख्याल इसी वजह से इंडेक्स में आपकी ज़्यादा गिरावट आपको नज़र आ नहीं रही। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। उवैस अशरफ साहब, डायरेक्टर रिसर्च एक्रीज, हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।